नमस्कार। दिल्ली चुनाव के विशेष कवरेज के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। गुरुवार की शाम 3 और एजेंसियों ने जो एग्जिट पोल करती हैं, जिसमें एक्सिस माई इंडिया, टुडे, चाणक्य और सीएनएक्स शामिल हैं, इन्होंने अपने एग्जिट पोल जारी किए हैं। तीनों में भाजपा को बहुमत मिलने के आसार बताए गए हैं। इसमें से अब तक दिल्ली चुनाव पर 14 एग्जिट पोल आ चुके हैं। इनमें से 12 ने भाजपा को बहुमत मिलता दिखाया है, वहीं 2 में आम आदमी पार्टी की सरकार आ सकती है। सभी का एवरेज यानी पोल ऑफ पोल्स में भाजपा को 41, आम आदमी पार्टी को 28 और कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। सर्वे एजेंसीज के एग्जिट पोल की बात करें तो एक्सिस माई इंडिया को 45 से 50 सीटें मिल रही हैं, आम आदमी पार्टी को 15 से 25 और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। टुडे चाणक्य की बात करें तो 51 सीटें बीजेपी को, 19 सीटें आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को 0। सीएनएक्स की बात करें तो 59-61 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, 10 से 19 सीटें आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को महज 1 सीट। मैट्रिज की बात करें तो 35 से 40 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिख रही है, 32 से 37 सीटें आम आदमी पार्टी को और 0 से 1 सीट कांग्रेस को। पीपल्स इनसाइट की बात करें तो 40 से 44 सीटें बीजेपी को, 25 से 29 सीटें आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। पीपल्स पल्स की बात करें तो 51 से 60 सीटें बीजेपी को मिलती दिख रही हैं, 10 से 19 सीटें आम आदमी पार्टी को और 0 सीटें कांग्रेस को मिलती दिख रही है। जेवीसी पोल्स की बात करें तो 39 से 45 सीटें बीजेपी को, 22 से 31 सीटें आम आदमी पार्टी को और 0 से 2 सीट कांग्रेस को मिल सकता है। पी मार्क की बात करें तो 39 से 49 सीटें मिलती दिख रही हैं बीजेपी को, 21 से 31 सीटें आम आदमी पार्टी और 0 से 1 सीट बताया जा रहा है कांग्रेस को मिल सकता है। चाणक्य स्ट्रेटजीज की बात करें तो 39 से 44 सीटें बीजेपी को, 25 से 28 सीटें आम आदमी पार्टी को, 2 से 3 सीटें कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। पोल डायरी की बात करें तो 42 से 50 सीटें बीजेपी को, 18 से 25 सीटें आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को 2 सीटें। डीवी रिसर्च की बात करें तो 36 से 44 सीटें बीजेपी को, 26 से 34 सीटें आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को 0 सीट। वीपी प्राइड की बात करें तो 18 से 23 सीटें बीजेपी को, 46 से 52 सीटें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को 1। यानी वीपी प्राइड आम आदमी पार्टी की सरकार बनाती हुई दिख रही है। ऐसे ही दूसरा माइंड ब्रिंग करके है, जिसने बीजेपी को महज 21 से 25 सीटें दी है, आम आदमी पार्टी को 44 से 49 सीटें और कांग्रेस को 0 से 1 सीट दी है। यस की बात करें तो 38 से 41 सीटें बीजेपी को दे रही है, 27 से 30 सीटें आम आदमी पार्टी को और 1 से 3 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं। पोल्स ऑफ पोल की बात करें तो साफ है कि बीजेपी को 41 सीटें, 28 सीटें आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस के खाते में महज 1 सीट जा रही है। लेकिन सवाल है कि इसके पीछे का कारण क्या है? आम आदमी पार्टी के वोटों में बिखराव क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है उसके वोटों में कमी? तो इसका एक विश्लेषण हम आपके सामने पेश करते हैं। दिल्ली में हिंदुओं की आबादी 77% है, मुसलमानों की आबादी तकरीबन 18%, वहीं 4% सिख और जैन 1% हैं। आम आदमी पार्टी ने इस बार 20 से अधिक विधायकों के टिकट काटे थे। आम आदमी पार्टी के 8 विधायक तो बीजेपी में ही शामिल हो गए। जिन विधायकों के टिकट काटे गए उसमें तिमारपुर से विधायक दिलीप पांडे, शाहदरा से विधायक और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल, देवली से प्रकाश जरवाल, मुस्तफाबाद से हाजी यूनुस शामिल हैं। इनमें से दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में कम से कम 8 सीटें मुस्लिम बहुल हैं। इनमें इसके अलावा 15 ऐसी सीटें हैं जो सरकार बनाने और बिगाड़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस बार इन सीटों के मुस्लिम आम आदमी पार्टी से नाराज दिखे।
सिर्फ मुस्लिम की बात करने वाले हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने दिल्ली के 2 सीटों ओखला और मुस्तफाबाद में अपने उम्मीदवार उतारे। ओखला में मुस्लिमों की आबादी लगभग 57% है और इतनी ही आबादी मुस्तफाबाद में भी दिखती है। AIMIM ने मुस्तफाबाद से तो साल 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी और मुख्य साजिशकर्ता ताहिर हुसैन को मैदान में उतारकर एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की। ओखला से AIMIM प्रत्याशी शिफा उर रहमान के पक्ष में भी लोगों का रुझान रहा। राहुल गांधी ने तो अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत ही मुस्लिम बहुल क्षेत्र शीलमपुर से की। आम आदमी पार्टी के मुस्लिम वोटरों में बहुत बड़ी सेध कांग्रेस और AIMIM ने लगाई है। दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में औसतन 57% मतदान हुआ। मध्य दिल्ली के बल्ली मरान, मटिया महल, चांदनी चौक और सदर बाजार व दक्षिणपुर के ओखला सीट पर अपेक्षाकृत कम मतदान हुआ। हालांकि उत्तर पूर्वी दिल्ली में शीलमपुर, मुस्तफाबाद, शाहदरा जिले के बाबरपुर में जमकर मतदान हुए। कई मुस्लिम इलाकों में मस्जिदों से वोटिंग का ऐलान किया गया। दिल्ली के बल्ली मरान में तो आम आदमी पार्टी के मंत्री इमरान हुसैन के खिलाफ बाकायदा मस्जिद से ऐलान किया गया। इस तरह शीलमपुर, सीमापुरी, बाबरपुर, चांदनी चौक, मटिया महल, जंगपुरा, सदर बाजार, ओखला, मुस्तफाबाद जैसी मुस्लिम बहुत सीटों पर आम आदमी पार्टी का खेल खराब हो गया। मैट्रिक के सर्वे के मुताबिक दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को सिर्फ 67% मुस्लिम वोट मिल सकते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 87% मुस्लिम वोट मिले थे। सर्वे में इस बार 13% मुस्लिम वोट कांग्रेस और 9% बीजेपी में जाने की बात कही जा रही है। इसका सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी को होता दिख रहा है। हालांकि केजरीवाल ने इन सर्वे वाली एजेंसियों की विश्वसनीयता पे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है और संजय सिंह ने कहा कि ऐसे सर्वे करने वाले कई तरह के और भी धंधों में लगे हैं। उनकी वो सब स्पा वाले सेंटर खोले हुए हैं, होटल चला रहे हैं। ऐसे में इनकी विश्वसनीयता आप जांच सकते हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि ऐसे उम्मीदवारों को रिझाने के लिए भी काफी पैसे दिए गए हैं। जाहिर तौर पे ये फर्जी है। आपको बता दें कि वोटिंग के बाद आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के नेता अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना 8 फरवरी को होगी। 70 विधानसभाओं में डाले गए मतों की गणना 11 जिलों में स्थित 19 मतगणना केंद्रों पर सुबह 8 बजे से शुरू होगी। नतीजे दोपहर 12 बजे तक स्पष्ट हो जाएंगे। चुनाव के लाइव नतीजे चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट eci.gov.in और उनके विशेष रिजल्ट पोर्टल result.eci.gov.in पर देख सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आप हमारी वेबसाइट www.apnlive.com पर भी देख सकते हैं। 70 विधानसभाओं में डाले गए मतों की गणना के लिए 11 जिलों में 19 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। नॉर्थ दिल्ली के 8 विधानसभाओं के लिए 2, नॉर्थ ईस्ट के 5 विधानसभाओं के लिए 2, नई दिल्ली की 6 विधानसभाओं के मतों की गणना के लिए 3 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। शाहदरा और साउथ दिल्ली के 5-5 विधानसभाओं के लिए 1-1 मतगणना केंद्र बनाया गया है। 19 स्ट्रांग रूम में ईवीएम और वीवीपैट रखी गई है। इससे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 60.2% वोटिंग हुई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सबसे ज्यादा वोटिंग नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में तकरीबन 66.25% हुई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सबसे कम वोटिंग साउथ ईस्ट दिल्ली में 56.16% हुई। तो दिल्ली पे किसकी बादशाहत होगी, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भूपेंद्र सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट, और रवि अरोड़ा जी, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। भूपेंद्र जी,
बताया जा रहा है बीजेपी ने दिल्ली के हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र के लोगों में अपनी पैठ बड़ी मजबूती से बनाई है। जैसे झुग्गी झोपड़ियों की बात करें तो एक्सिस माई इंडिया वो एग्जिट पोल वाली एजेंसी है जिसने 2020 में सबसे साफ नतीजे बताए थे कि आम आदमी पार्टी को 63 सीटें मिल रही हैं। उसी का ये आकलन है कि इस बार बीजेपी सत्ता में आ रही है और जो 17% झुग्गी झोपड़ियां हैं उसमें मतदाता हैं दिल्ली के, उसमें से 46% तो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, 45% आम आदमी पार्टी की तरफ। तो झुग्गी झोपड़ियों को कैसे बीजेपी ने रिझाया और आम आदमी कहां फेल हो रही है, भूपेंद्र जी? देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी का जो संगठनात्मक ढांचा है वो बहुत मजबूत है और उनके हर जाति के हर विषय के लिए एक प्रकोष्ठ बने हुए जी, और जिसके कारण उनके हर जाति विशेष पे वो ध्यान रखते हैं, उनकी योजनाएं बनाते हैं। और इस चुनाव में हमने देखा है कि इससे पहले जब चुनाव आचार संहिता नहीं लगी थी उससे पहले ही प्रधानमंत्री आवास के तहत 17,000 मकान करीब गरीबों को दिए गए। तो ये सब प्लानिंग होती है राजनीति की और कौन सी चीज कब की जाती है, और ये पार्टी हमेशा ध्यान रखती है कि जातिगत नेताओं को तैयार किया जाए और उन जातिगत नेताओं के कारण संगठन को एक प्रभाव मिलता है और जिसके कारण सत्ता में वापसी होती है। बीजेपी ने जो उनके नेता हैं और जो प्रधानमंत्री के जो चेहरे हैं माननीय नरेंद्र जी मोदी, उनकी जो छवि है और उसको बजाने के लिए संगठन पूरा काम नहीं, लेकिन भूपेंद्र जी आम आदमी पार्टी से कहां चुप हो रही है? 2013 की बात करें तो 2013 से ही जो ये झुग्गी झोपड़ी वाले वोट बैंक कांग्रेस के होते थे वो केजरीवाल जी की तरफ मुड़ गए थे। आखिर केजरीवाल से चूक कहां हो रही है? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो वोट पहले जो गरीब तबका का वोट जो कांग्रेस का था वो आप पार्टी में शिफ्ट हो गया था, लेकिन अब वर्तमान परिवेश में अभी जो जिस तरह से उनकी जो राजनीति 2011 में हमने पूर्व में बताया था कि आप पार्टी का जो अन्ना हजारे के आंदोलन से उदय हुआ था, उसके कारण जो उनकी शुचिता और एक अलग जो लोकपाल की मांग, ईमानदारी की एक और एफिडेविट दे के सरकार को चलाना, अपने घोषणा पत्र को एक कानूनी प्रक्रिया में लाना, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि हम चुन के आ रहे हैं, हम सेवा करने के लिए आ रहे हैं, हमारे पास हम सरकारी नौकरी छोड़ के IRS ऑफिसर थे वो, तो इसके कारण इस मूवमेंट के कारण उनके साथ काफी तबके के लोग जुड़े थे, चाहे वो फिल्म जगत के लोग हों, चाहे वो राजनीति के जगत के लोग हों, चाहे समाज सेवा के लोग हों। लेकिन धीरे धीरे उनके कोनवे कटते गए क्योंकि उनकी जो जीवन शैली थी वो कहने और कथनी में बहुत अंतर था। और फिर जिस तरह से ईडी ने छापे डाले और शराब नीति में जिस तरह से उनको अरेस्ट किया गया, और उससे परिणाम ये हुआ कि वो खुद पैरल पे हैं और उनके जो बड़े नेता थे वो 4 लोग उस तरह, तो इसके कारण उनका जो पारंपरिक वोट था और जिस तरह से जमुना जी के जो पूर्वांचल का जो वोट था और जो जमुना जी पे राजनीति हुई और जो जिस राजनीति में बीजेपी ने भी भाग लिया और वहाँ के जो उनके वहाँ के सांसद हैं मनोज तिवारी, उन्होंने भी उस प्रक्रिया में लिया कि यहाँ की सरकार इस तरह से काम नहीं कर रही, क्योंकि वो जो निचला तबका है वो पूर्वांचल का है और वो अपनी दैनिक जीवन के लिए आ रहा है दिल्ली में बसने के लिए। पूर्वांचल का तबका है। रवि अरोड़ा जी, अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले कहाँ के लोग हैं जिन्होंने 55%, अगर मान लीजिए 100 हैं तो उसमें 55% बीजेपी को वोट दे रहे हैं, 37% ही आम आदमी पार्टी को वोट जा रहा है, जबकि 5% कांग्रेस को जा रहा है। तो इसका मतलब है कि अनधिकृत कॉलोनियों वाले लोग भी तेजी से बीजेपी की ओर आए हैं। इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से जो अनाधिकृत कॉलोनियां हैं उसके अंदर रहने वाले ज्यादातर लोग यूपी, बिहार और जो है अपना यूपी और बिहार और उत्तराखंड के आए हुए लोग हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूँ जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार चल रही है, पुष्कर सिंह धामी सरकार चल रही है, और वहीं बिहार के अंदर भी एक गठबंधन सरकार चल रही है, और ऐसे में जिस प्रकार से मोदी जी ने लगातार लोकसभा चुनावों के अंदर जीत हासिल की, दिल्ली के अंदर 7 सीटें हासिल की, तो लोगों का एक वोट प्रतिशत तो पहले बढ़ चुका था, पहले की तरह मतलब मोदी जी का जलवा कायम था। उसके अलावा सिर्फ इन्हीं बातों ने फैक्टर ने काम नहीं किया, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर है। सबसे बड़ा फैक्टर देखिए, मोदी जी ने जीत हासिल की, 7 सीटें आई लोकसभा में, मतलब ये था कि एक बड़ा वोट बैंक अभी भी बीजेपी किसको देख रहा है, वो बीजेपी के साथ खड़ा है। अच्छा, दूसरी बात, जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने योजनाएं लाए, बड़ी सारी योजनाएं लाए,
सबसे पहली बात बीजेपी ने क्या कहा कि जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं जितनी भी चल रही हैं, वो वैसे की वैसे जारी रहेंगी। दूसरी बात, जारी रहेंगी, प्रभावी हुआ, लेकिन कोठी बंगला वाले जो लोग हैं उसमें से 52% ने बीजेपी को वोट किया है, 40% ही आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहे हैं, जबकि 4% महज कांग्रेस को मिल रहे हैं। इसके क्या मायने निकाले जाए रवि अरोड़ा जी? देखिए मैं बताऊं, असल में इस पूरे मैटर के अंदर जब आप देखेंगे तो कुछ जो आज के हालात हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी मिडिल क्लास के साथ दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से बजट आया उसको लेकर, कोठी बंगला वाला तो अमीर वर्ग होगा ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, कोठी बंगला वाला अमीर वर्ग है, लेकिन मैं समझता हूं कि एक बड़ा वोट बैंक जो है बेशक से आम आदमी पार्टी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन फायदा जो वोटर्स हैं जो बाहर निकल रहे हैं वो वोटर हमेशा निचले तबके का रहा है, मिडिल क्लास रहा है, और वो लोग ही ज्यादा वोटिंग कर रहे हैं। और आपको सबसे बड़ी बात जो इस पूरे घटनाक्रम में आपको देखने की मिलेगी कि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ लगातार सभाएं कर रहे थे, पुष्कर सिंह धामी सभाएं कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ उसका दूसरा जो मुस्लिम वोट बैंक की हम बात करें तो मुस्लिम वोट बैंक में जो न सिर्फ कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी ने फायदा पहुंचाया, बल्कि जो आम आदमी पार्टी से खफा मुसलमान था वो जिस प्रकार से बटा, उसका एक बड़ा हिस्सा बीजेपी में भी गया, कुछ हिस्सा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में गया, कुछ कांग्रेस के पास में इस पे अपनी रिपोर्ट में दिखाया है। कॉलोनी और फ्लैट, जिस मध्यम वर्ग की आप बात कर रहे थे, कॉलोनी और मध्यम फ्लैट में रहने वाले 48% लोगों ने बीजेपी को चुना है, 42% लोगों ने आम आदमी पार्टी को, और कांग्रेस को महज 7% लोगों ने चुना है। यानी मध्यम वर्ग भी, मतलब हर तबका बीजेपी की ओर चला गया। इसे आप बीजेपी में किसको श्रेय देना चाहेंगे? बीजेपी की नीति को, लोक लुभावन वादे को, या आरएसएस के त्रिदेव वाली नीति को? देखिए सबसे बड़ा फैक्टर जो बीजेपी की जीत के लिए रहेगा, सबसे बड़ा फैक्टर तो यही रहेगा कि पहले नंबर पे रहेगा मोदी जी, क्योंकि मोदी जी ने लोकसभा में 700 सीटें हासिल की, मतलब इंडिया गठबंधन को पूरी तरह विफल कर दिया। दूसरा रहेगा जो लोक लुभावनी योजनाएं थी उनको लगातार जारी रखने की बात कही। तीसरा उस 2100 से 2500, क्योंकि महिलाओं को एक बड़ा ये लुभाता है ये मसला, क्योंकि जिन राज्यों में भी महिलाओं की बात होती है या उनके सर्वादे किए गए वो उनको फायदा मिला, चुनावी फायदा मिला, चाहे हम जिस राज्य की बात कर लें। तो ऐसे में दिल्ली में भी यही योजना जिस प्रकार से केजरीवाल लेकर आए तो बीजेपी ने 2500 करके वो कमी पूरी कर दी। और उसके बाद जिस प्रकार से जो मुस्लिम खफा था या जो कांग्रेस और दूसरी पार्टी को, रवि अरोड़ा जी, ये भी देखने में आया कि मस्जिदों से पहली बार आम आदमी पार्टी के खिलाफ वोटिंग की अपील हुई। इसके क्या मायने निकाले जाए और नाराजगी का कारण क्या है? जी बिल्कुल, देखिए मुसलमानों के साथ बहुत सारे आम आदमी पार्टी ने, मतलब तुष्टीकरण की हम राजनीति की बात करें तो बहुत जबरदस्त की थी, लेकिन वो वादे पूरे नहीं कर पाए। जिस प्रकार से मौलवियों को सैलरी की बात की गई थी तो बेशक से इन्होंने एक बहाना लगाया कि हमें जो वक्फ बोर्ड जो पैसा देता है वो तो ठीक है, लेकिन जो हम सरकार की तरफ से 2000 एक्स्ट्रा, क्योंकि वो जो 2000 थे वो हमें जो है एलजी साहब ने हमारी फाइल रोक दी, इस वजह से हम सैलरी दे पाए। लेकिन मैं समझता हूँ ये सब, रवि अरोड़ा जी सरल शब्दों में समझे तो क्या ओवैसी केजरीवाल पे भारी पड़ गए उनके वोट काटने के मामले में? देखिए बिल्कुल 8 सीटें ऐसी हैं जहां पे बेशक से 2 सीटों पे असदुद्दीन ओवैसी ने कैंडिडेट खड़े किए, लेकिन 8 सीटें ऐसी हैं जहां पे टोटल मुस्लिम बहुल है। और वहां पर इस पार्टी का कि असदुद्दीन ओवैसी का, क्योंकि देश भर के मुसलमानों में एक अपनी अच्छी इमेज रखते हैं और खासकर जहां भी जाते हैं कई जगह कई राज्यों में वो जीत हासिल कर चुके हैं। और यहाँ पे बेशक से वो जीत हासिल करे या ना करे, लेकिन इतना तय है कि कहीं ना कहीं वो आम आदमी पार्टी को सीधा सीधा नुकसान पहुंचा रहे हैं इन्हीं दोनों सीटों पर, क्योंकि हो सकता है इन दोनों सीटों में से सीट निकाल भी ले जाए, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतना तय है कि आम आदमी पार्टी को यहाँ सीधा सीधा नुकसान होना तय है। और सिर्फ इन्हीं पर नहीं, खुद कांग्रेस ने भी, देखिए सीलमपुर से पहली सभा की राहुल गांधी जी ने, शुरुआत वहीं से की थी। मतलब उनको पता था सीलमपुर के साथ लगने वाले जितने मुस्लिम बहुल इलाके हैं वो उस पर सब पे इनका इफेक्ट पड़ेगा। मतलब कांग्रेस ने भी इस बार जो है पूरा दाव पेच मुस्लिमों से शुरुआत की, और उसके साथ क्योंकि आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी रणनीति यही रहती है कि आम आदमी पार्टी निचले स्तर के लोगों को, साथ में जो मुस्लिम है, साथ में दलित है, इन सबको लेकर साथ चलती है। भूपेंद्र सिंह जी, एक्सिस माई इंडिया, टुडे, चाणक्य और सीएनएक्स जो आखिरी में 3 सर्वे आ रहे हैं वह भी पूरी तरीके से बीजेपी को सत्ता में दिखा रहे हैं। क्या अब हमें भरोसा कर लेना चाहिए इन आंकड़ों पे या इंतजार करना चाहिए? भूपेंद्र सिंह जी। जी देखिए, एग्जिट पोल तो
देखें, अब 2020 का देखें, 15 का देखें, तो उसमें इस तरह से, जिस तरह से जीत आपकी हुई थी, उस तरह से नहीं दिखाया गया था। लेकिन अब जो सैंपलिंग है ली जा रही है मीडिया के द्वारा, और काफी कुछ उस पर एक्सरसाइज की जा रही है, तो ये बिल्कुल मान के चलिए कि 2020 के जो चुनाव में 40% वोट जो बीजेपी को मिला था, वो इतनी एक्सरसाइज के बाद, और यहाँ पे जब कांग्रेस अपने कैंडिडेट को खड़ा कर रही है, और जो कि पार्लियामेंट के चुनाव में इंडिया ब्लॉक के तहत खड़ी थी, तो निश्चित रूप से बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ेगा। अगर ये वोट प्रतिशत 4 से 6% बढ़ता है, तो मुझे तो ये लगता है कि 40 सीटें आना कोई दूर की बात नहीं है, और बीजेपी सरकार बनाएगी। अब बढ़ रही भूपेंद्र सिंह जी, जी, एक्सिस माई इंडिया 45 से 55 सीटें दे रही है, टुडेज 51 सीटें, CNX 49, मतलब कोई भी एजेंसी 50 से नीचे सीटें ही नहीं दे रही है। अब इसके क्या मायने निकाले जाएं? 49 से 61 सीट CNX भी दे रहा है, बताइए। देखिए, हार और जीत का रेशो थोड़ा कम हो सकता है, तो ये भी हो सकता है कि जो लगभग जो सैकड़ों में जीत रहे हैं, 200-400 में भी जीत हो सकती है, और हजारों में भी हो सकती है, तो उसका जो हो सकता है, तो हो सकता है वो शिफ्ट हो जाए बीजेपी में, या फिर आप में हो जाए। लेकिन इस सर्वे से ये तो क्लियर हो रहा है कि हम चाहे 2020 के और 15 के सर्वे देखें, तो उसमें आप ही दिखाई दे रही थी, तो इससे इस तरह से लग रहा है कि आप ही दिखाई दे रही थी। और मैंने अपने एनालिसिस में शुरू में ही कहा कि एक्सिस माई इंडिया ने उस समय भी साफ कहा था कि आम आदमी पार्टी को 63 सीटें आ रही हैं, उसका आकलन सही साबित हुआ था। और आज वही एक्सिस माई इंडिया बता रहा है 45 से 55 सीटें। केजरीवाल के लिए संकट की घड़ी है। रवि अरोड़ा जी, अगर दिल्ली में एक अनुमान है कि अगर केजरीवाल हारते हैं तो वह कोई नया ठिकाना खोजेंगे या पंजाब की ओर मुंह करेंगे? रवि अरोड़ा जी, देखिए, उन्होंने अपनी शुरुआत दिल्ली से की थी। मुझे लगता है वो अपनी रणनीति दिल्ली में बैठकर ही बनाएंगे, क्योंकि फिलहाल जो उनकी इमेज पूरे देश के अंदर जहां जहां भी उन्होंने चुनाव लड़े, उन्होंने दिल्ली मॉडल की हमेशा बात की। और वो हमें अब उनको अगर वो हारते हैं तो 5 साल यहीं बैठकर, क्योंकि उनको पता है कि जो दिल्ली सरकार रहेगी उसके अंदर के पब्लिक को बताने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने काम किया था, या जिस प्रकार की वो बातें करते हैं। तो मुझे लगता है वो दिल्ली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा ठिकाना है जहां से वो पूरे देश में जा सकते हैं। वाया पंजाब होकर अगर वो तैयारी करते हैं तो मुझे लगता है उनको ज्यादा बड़ी चुनौती रहेगी। लेकिन क्योंकि वो दिल्ली से शुरुआत थी उनकी, और यहीं से ही उनकी पहचान बनी है, तो दिल्ली को छोड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी बात, एक बात और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सर्वे जो भी कहें, लेकिन मैं समझता हूं कि चाहे बीजेपी की सरकार बनती है या आम आदमी पार्टी की, लेकिन ज्यादा बड़ा गैप नहीं होने वाला, ये बात तय है। क्योंकि जितना भी गैप दिखाया जा रहा है सर्वों में, लेकिन मुझे लगता है कि इतना बड़ा, क्योंकि अगर बीजेपी भी जीतती है तो बहुत चलिए रवि अरोड़ा जी, अगर ज्यादा बड़ा गैप नहीं होता है तो कल पता ही चल जाएगा। हम दोनों फिर बैठेंगे और फिर से दोबारा आकलन करेंगे कि कहाँ किसने बाजी मारी, कहाँ किसे चूक हुई। आप दोनों इस चर्चा में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।